नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर घंटाघर स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और एकता पद यात्रा का शुभारंभ किया। इस मौके पर सीएम धामी ने स्वदेशी अपनाने और नशा मुक्त उत्तराखंड की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल के अदम्य साहस और दूरदर्शिता से ही भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। साथ ही सीएम धामी ने बताया कि राज्य भर में 16 नवंबर तक वॉकथॉन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से एकता, नशा मुक्ति और आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया जाएगा। जन्म दिवस पूरे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 के बाद राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और ये दिवस हम सबको स्मरण दिलाता है, सभी हमारे देशवासियों कि उन्होंने अपने समर्पण से, अद्वितीय इच्छा शक्ति से और दूरदर्शिता से भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। आज जो अखंड भारत और एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो उच्च आदर्श स्थापित किए गए, देश को एक सूत्र में पिरोया गया, 560 से भी अधिक रियासतों को भारत के अंदर मिलाया गया, वो निश्चित रूप से हमारी भारत की प्रगति में, आधुनिक भारत के निर्माण उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे युवा जाने, नौजवान जाने, छात्र जाने और पूरे देश के अंदर आज अपने देश के अंदर ये आज दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। देख रहा हूँ जगह जगह नौजवानों में, युवाओं में सरदार पटेल के आदर्शों को जीवन में अपनाने के लिए बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है, बहुत। हल्द्वानी में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर नैनीताल पुलिस की ओर से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी, बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों, पुलिस के जवानों ने भाग लिया। साथ ही आपको बता दें, जिले के नवनियुक्त एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रशासन एवं पुलिस के अधिकारियों, स्कूली बच्चों और जवानों को एकता की शपथ दिलाई। आज भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का स्मरण दिवस है। इसके सापेक्ष में भारत सरकार, उत्तराखंड राज्य शासन और हमारा जो उत्तराखंड पुलिस विभाग के द्वारा विभिन्न इवेंट्स आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि देखिए आज देश में ज़रूरत है तो राष्ट्रीय एकता का। हर व्यक्ति, हर वर्ग, हर ग्रुप अलग अलग तबके से आते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस को बिलोंग करते हैं, अलग अलग कल्चर, सोशल सोसाइटीज़ इससे बिलोंग करते हैं, पर हम सबको जोड़ के रखता है ये भारत माता। तो इस भारत माता की प्रेम में हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इतना राष्ट्रीय एकता के लिए मतलब मेहनत करके इतनी ज़्यादा हमारा प्रोविंसेस को एक करके इस देश को एक अखंड भारत का रूप दिया। उनके स्मरण में हम आज इसको राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। ये हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री जी के 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया जा रहा है। पूरे जनपद में जगह जगह आयोजन किए जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा है, एक पद यात्रा का आयोजन हमने सुबह 8 बजे किया, 8 से 10 बजे वह कार्यक्रम अभी MBPG कॉलेज में चल रहा है। इसी तरीके से हर थाने में, हर जिला मुख्यालय पर, हर तहसीलों में इस तरीके का आयोजन करके एक संदेश अपनी जनता के बीच में देना चाहा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता सर्वोपरि है। हमारे जिस तरीके से वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक करने का अभियान चलाया था, उसमें सफलता पाई थी, उनको, उनके कार्यों को याद करते हुए, हम उससे प्रेरणा लेते हुए देश को एक रखने के लिए हमारा युवा आगे बढ़े। युवाओं का ही देश है, युवा भारत जो है ही भारत को आगे लेकर के जा सकता है। देहरादून राज्य स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। अब 11 नवंबर की जगह पीएम 9 नवंबर को एक दिवसीय दौरे पर देहरादून पहुंचेंगे। बीजेपी प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत ने इसकी पुष्टि की है। साथ ही उन्होंने बताया कि पीएम मोदी देहरादून के FRI परिसर में आयोजित समारोह में शामिल होंगे और राज्य गठन के अवसर पर जनता को संबोधित कर मार्गदर्शन देंगे। प्रधानमंत्री जी का दौरा है और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि इस स्थापना दिवस में, जब उत्तराखंड 25 वर्ष पूरे करने जा रहा है, अपनी रजत जयंती मना रहा है, उस वक्त प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आएंगे
और पूरी तैयारी उसकी सरकार के द्वारा, संगठन के द्वारा की जा रही है और उसी तैयारी में हम सब लोग हैं। FRI में उनका आना होगा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य निर्माण की रजत जयंती समारोह पखवाड़ा को भव्य बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वरिष्ठ नेताओं को समन्वयक नियुक्त किया है। वहीं कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि 1 नवंबर को देहरादून कचहरी में श्रद्धांजलि कार्यक्रम होगा, जबकि 2 नवंबर को प्रदेश भर में विकास खंड पर गोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। वहीं 3 नवंबर को मरीजों को फल वितरण कार्यक्रम होगा। उत्तराखंड में जो रजत जयंती समारोह कांग्रेस पूरा पखवाड़ा मना रही है, उसके लिए प्रदेश अध्यक्ष जी ने कुछ जिम्मेदारियां दी हैं पार्टी के नेताओं को। हमारा 1 नवंबर से कार्यक्रम शुरू हो रहा है। उस दिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष और तमाम वरिष्ठ नेतागण जो शहीद स्थल पहुंचेंगे कचहरी में, उस कार्यक्रम के लिए समन्वयक हमारे प्रदेश के प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह, जो स्वयं एक आंदोलनकारी रहे, उनको समन्वयक बनाया है। वो समन्वय करेंगे और सारे नेताओं के साथ वो समन्वयक के रूप में वहां शहीद स्थल पहुंचेंगे, सब नेताओं को लेकर के। 2 नवंबर को जो प्रमुख नेतागणों की उपस्थिति में ब्लॉक स्तर पर गोष्ठी आयोजित हो रही हैं, उस गोष्ठियों के आयोजन के लिए श्री जगदीश धीमान, जो हमारे प्रदेश महामंत्री हैं, उनको समन्वय बनाया है। वो पूरे प्रदेश के हमारे ब्लॉक अध्यक्षों से बातचीत भी करेंगे व्यक्तिगत, और वहां पर कैसे कार्यक्रम सफल हो और उस कार्यक्रमों की तमाम रिपोर्ट वहां से जो तलब करनी है वो जगदीश धीमान साहब करेंगे। 3 नवंबर को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला अस्पतालों में मरीजों को जो फल वितरण का कार्यक्रम है, उसमें नवीन जोशी जी समन्वयक प्रदेश महामंत्री को बनाया गया है। ये सारे जिला अध्यक्षों से समन्वय करके पूरे प्रदेश के अंदर ये कार्यक्रम ठीक तरीके से हो, उसके लिए समन्वय करेंगे। प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अभी से अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि भाजपा का संगठन बूथ स्तर से लेकर शीर्ष तक मजबूत है और कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय हैं। कुंदन परिहार ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के कार्यों के चलते जनता का विश्वास भाजपा पर कायम है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में भाजपा की तीसरी ऐतिहासिक जीत निश्चित है। 27 के लिए हम पहले से ही तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत सुदृढ़ है। हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर के पन्ना प्रमुख और ऊपर के जितने भी सारे पदाधिकारी हैं, वो सब दुरुस्त हैं। इसलिए 2027 में हमारा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार ने काम किए हैं और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो हमारी राज्य की सरकार हो, उन सरकारों के काम के पश्चात हम ये कह सकते हैं कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश में तीसरी बार बड़ी विजय प्राप्त होगी। मसूरी में कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने झूलाघर स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में नेताओं ने दोनों महान हस्तियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी और सरदार पटेल ने देश की एकता, अखंडता और आत्मनिर्भरता को नई दिशा दी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी की नीतियों पर निशाना भी साधा। आज इंदिरा जी के पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी की भी जयंती है। दो हस्तियों का आज यहाँ पर कार्यक्रम है, एक इंदिरा जी और एक लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी। तो इंदिरा जी के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी वो, और उन्होंने अपने कार्यकाल में हमारे देश को ऊंचाइयों तक ले गई और विश्व में हमारे देश का नाम। दूसरी शख्सियत जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनको लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, उनके भी आज जयंती है और आज उनकी जयंती भी यहाँ पर मनाई जा रही है, बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, क्योंकि वो भी एक ऐसी हस्ती थी कि उन्होंने भी हमारे देश में उस समय 562 रियासतें थी और उन रियासतों को उन्होंने एक ही झंडे के नीचे लाया और सबको इकट्ठा किया अपने देश के लिए। उस समय देश में अंग्रेजों का राज था और अलग अलग रियासतों के अलग अलग राजा थे, सबको समझा बुझाकर उन्होंने सबको एकत्र किया। आप ये देखिए, आप हर मतलब जो है कोई लगाम किसी के पास नहीं है, संगठन जो है बेलगाम है, कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुसलमान के नाम पे, कोई किसी के नाम पे, इस तरह के दंगे देश में हो रहे हैं। तो ये बहुत
मतलब अपने आप में बहुत खतरनाक है। इसका जो अंत होगा कहाँ जाके रुकेगा ये मैं नहीं कहता, क्योंकि लोग डरे डरे हैं। पूरा जो है अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े सब डरे हुए हैं। इस देश में माहौल क्या है, क्या कोई बोल नहीं सकता। कोई आदमी बोलेगा तो उसको जेल भेज देंगे, उसको मरवा देंगे, कुछ भी कर सकते हैं लोग। आप देख रहे हैं जो उनके खिलाफ बोलता है, सरकार के खिलाफ बोलता है। कुछ अभी ऋषिकेश में देख लीजिए, शराब के खिलाफ बोला, व्यापारी इसको मार दिया चाकू से गोद के। तो ये है क्या, ये उसका रूप छोटा है, लेकिन ये धीरे धीरे इकट्ठा हो कहाँ जाकर रुकेगा इसको कह नहीं सकते हैं। देहरादून में 6 नवंबर से 3 दिवसीय युवा महोत्सव का आगाज होगा। महोत्सव में स्कूल कॉलेजों के बैंड, सांस्कृतिक कलाकारों की प्रस्तुतियां, फूड स्टॉल, ड्रोन, कबड्डी और स्पोर्ट्स टेक हैकाथॉन जैसे आयोजन आकर्षण का केंद्र होंगे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस बार परंपरागत संस्कृति और आधुनिक संगीत का संगम देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को अधिक से अधिक जोड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन तेजी से जारी है। विभाग के अधिकारियों के साथ में आज की बैठक रही है और खासकर यह बैठक राज्य स्तरीय युवा महोत्सव मनाए जाने को लेकर यह बैठक की गई है। युवा महोत्सव हम लोग हर साल ही मनाते हैं, लेकिन इस वर्ष युवा महोत्सव अपने आप में विशेष है, क्योंकि हम लोग यह युवा महोत्सव पूरी तरीके से रवि जयंती वर्ष 2025 राज्य अपने बने हुए 25 वर्ष को पूर्ण कर रहा है, उसको समर्पित कर रहे हैं। और एक कोशिश करी है हम लोगों ने कि हमारे यूथ जो है अपनी परंपराओं से, अपनी संस्कृति से जुड़ते हुए कैसे अपने उत्तराखंड को जो है अपनी भूमिका मजबूत करने के दृष्टिगत या अपनी भूमिका एक विकसित राज्य के रूप में स्थापित करने के दृष्टिगत कैसे कैसे करके अपनी भूमिकाओं को अदा कर सकते हैं, वो इस युवा महोत्सव में उसकी कई सारी झलकियां हमको देखने को मिलेगी। इसमें विभिन्न यूनिवर्सिटीज के जो हमारे बच्चे हैं जो कि अपने अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, स्कूल्स के बच्चे भी या कॉलेज के बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एक तरीके से बहुत हद तक तो ओपन फॉर ऑल भी है कि जो बहुत अच्छा इसमें अपना परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं वे भी डिपार्टमेंट को संपर्क कर सकते हैं और इन कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर सकते हैं। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम ने खास पहल शुरू की है। निगम ने सर्दियों में धार्मिक स्थलों के आसपास स्थित अपने गेस्ट हाउसेज में ठहरने वाले पर्यटकों के लिए 50% रूम रेंट पर छूट की घोषणा की है। जीएमवीएन के प्रबंध निदेशक विशाल मिश्रा के मुताबिक इस अभियान का उद्देश्य उत्तराखंड के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को पूरे साल सक्रिय रखना है। वहीं जनता ने इस निर्णय का स्वागत किया है। देखिए, हम अपनी वेबसाइट के माध्यम से और अपने गेस्ट हाउसेस के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं और अभी ये प्रचार प्रसार की जो प्रक्रिया है उसमें और तेज़ी लाई जाएगी। इसमें 2 चीज़ों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन से ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पर लोग शीतकाल में भ्रमण कर सकते हैं, और यदि वो शीतकाल में हमारे यहाँ आते हैं या जीएमवीएन में रुकते हैं तो हमारे रूम रेंट पर 50% का डिस्काउंट किया जाएगा उन गेस्ट हाउसेस पर जो कि इन शीतकालीन धार्मिक स्थलों के पास है। तो कहीं ना कहीं इस निर्णय का जो आम जनमानस है उसने काफ़ी एक हर्ष और उल्लास के साथ स्वागत भी किया है और मुझे उम्मीद है कि इसका लाभ जीएमवीएन को भी मिलेगा, आम जनमानस को भी मिलेगा, जो कि शीतकाल में भी हमारे उत्तराखंड में भगवान के दर्शन कर पाए। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस पर हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने विश्वविद्यालय के 20 वर्षों की उपलब्धियों पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि यूओयू ने देश विदेश में उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। वहीं कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जो व्यक्ति शराब, खनन और ट्रांसफर माफिया में लिप्त रहा हो उसे भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय को 20 वर्ष पूरे होने को है और ये फाउंडेशन डे है, उसमें मुझे आने का अवसर मिला। पहले तो बहुत बहुत बधाई है पूरे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए सभी विद्यार्थियों को, लेक्चरर्स को, प्रोफेसर्स को, वाइस चांसलर्स को और पूरे स्टाफ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20 वर्ष की सफल यात्रा की और उत्तराखंड जो मुक्त विश्वविद्यालय है, सबसे बड़ी बात उसमें यह है कि जहां आज ये 56 देशों के लाखों विद्यार्थियों को मुफ्त में ऑनलाइन शिक्षा देने का काम कर रहा है और साथ ही साथ ये कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट खासकर रेडियो के माध्यम से जो अपना ऐप जो रेडियो का ऐप के रूप में इन्होंने दिया और पूरी दुनिया को
से उत्तराखंड को कनेक्ट कराने का काम किया है। ये एक बहुत बड़ा उपलब्धि है और उत्तराखंड का मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को जोड़ने वाला विश्वविद्यालय है। उत्तराखंड में वैध शराब कारोबार के विरोध के नाम पर सरकार को भारी राजस्व नुकसान झेलना पड़ा है। आबकारी विभाग के अनुसार 9 जिलों में 41 दुकानें ठप होने से करीब 200 करोड़ का आबकारी और 8 करोड़ वैट राजस्व प्रभावित हुआ। वहीं इस पर आयुक्त अनुराधा पाल ने कहा कि जन भावनाओं की आड़ में कुछ असामाजिक तत्व और तस्कर निजी हित साध रहे हैं, जिन्हें बख्शा नहीं जाएगा। विभाग ने अब तक 2505 मुकदमे दर्ज कर 45,000 लीटर से अधिक अवैध शराब जब्त की है। देखिए, कल से ढालवाला वाली दुकान ओपन हो गई है और उसमें मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि ढालवाला वाली दुकान का एज सच कोई इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है। ज़बरदस्ती के ये प्रायोजित आंदोलन किए जा रहे हैं। वहाँ पर जो लोग भी हैं उनका क्या हित है, क्या उनके वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये असर्टेन करना एक बार देखना पड़ेगा पुलिस प्रशासन को भी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और हमें भी, क्योंकि उसका दुकान का कोई उससे संबंध नहीं है और ज़बरदस्ती के उसमें प्रोटेस्ट किए गए हैं। वो हाई कोर्ट से भी इंस्ट्रक्शन मिला है, हाई कोर्ट ने भी ये बात मानी है और कहा है कि ये दुकान खोली जाए और जो भी प्रोटेस्ट जिसको करना है ओवरऑल वो दुकान को बाधित ना करते हुए अन्यत्र कहीं करे। राष्ट्रीय महिला आयोग के मीडिया सलाहकार शिवम गर्ग और साइबर एक्सपर्ट कामाक्षी शर्मा धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने गंगा स्नान कर पूजा अर्चना की। बता दें, कामाक्षी शर्मा, जिनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, अब तक 50,000 पुलिसकर्मियों को साइबर अपराध की रोकथाम का प्रशिक्षण दे चुकी हैं। वहीं शिवम गर्ग ने बताया कि आयोग युवाओं को जोड़ने और विश्वविद्यालयों के साथ सेतु का कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को जल्द ही राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से एक विशेष तोहफा मिलने वाला है। राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रोग्राम दरअसल देहरादून में था और हमारा प्रोग्राम था कि हम युवाओं के साथ जुड़े। आयोग की एक नई पहल है जहां पर हम एक सेतु बना रहे हैं विश्वविद्यालयों और आयोग के बीच में। तो कोई भी व्यक्ति जब दिल्ली से उत्तराखंड आता है और वो हरिद्वार होकर ना जाए, माँ गंगा के दर्शन करके ना जाए, माँ गंगा की आरती आराधना ना करके जाए, तो सही मायनों में बहुत कुछ पीछे छूट जाता है। क्योंकि जीवन से पहले और जीवन के बाद जो 2 चीज़ें चाहिए होती है, जीवन के बाद हमें चाहिए होता है मोक्ष और जीवन से पहले सुकून। दोनों ही माँ गंगा के घाट पर आकर हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। अभी तो हमारा देहरादून की ज्योति जोशी कुमाऊं की पारंपरिक ऐपण कला को फिर से जीवित कर रही हैं। बता दें, मिट्टी पर चावल के आटे से बनी यह कला अब आधुनिकता के दौर में नई पहचान पा रही है। लॉकडाउन में ज्योति ने इस लुप्त होती परंपरा को अपनाया और आज युवाओं को इससे जोड़ने की मुहिम चला रही हैं। उनकी कोशिशों से उत्तराखंड की सांस्कृतिक धरोहर फिर जीवन पा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की रहने वाली ज्योति जोशी पारंपरिक ऐपण कला को नया जीवन दे रही हैं। हाल तक ये कला विलुप्त होने के कगार पर थी। ऐपण मिट्टी पर चावल के आटे के लेप से बनाया जाता है। इसका चलन खासकर त्योहारों और विशेष मौकों पर ज्यादा था। ज्योति ने लॉकडाउन के समय प्राचीन कुमाऊनी कला का खूब अभ्यास किया। धीरे धीरे उन्हें इसकी बारीकी डिजाइन बनाने में महारत हासिल हो गई। हालांकि ऐपण का शुरुआती सबक उन्हें बचपन में ही मिल चुका था। वे कहती हैं कि युवा पीढ़ी की अक्सर पारंपरिक कलाओं में कम रुचि होती है। वे स्टिकर जैसे विकल्पों को प्राथमिकता देते हैं। इसी वजह से ऐपण की लोकप्रियता घटती गई। विलुप्ति के कगार पर इसलिए क्योंकि ये पुराने समय से चली आ रही थी। तो पुराने जो लोग थे, हमारी दादी, नानी, मम्मी, तो ये लोग जो थे हर एक त्योहार, क्योंकि कुमाऊं में तो क्या उत्तराखंड में हर एक दिन कोई ना कोई त्योहार होता है, तो हर दिन जो होते हैं वो ऐपण डाल करके त्योहार मनाए जाते हैं। तो आज की जो जनरेशन है वो इतना इसमें अपनी रुचि नहीं दिखा रही है, क्योंकि उनको लगता है कि शॉर्टकट तरीके से, जैसे अब स्टिकर्स आने लग गए हैं, तो हर चीज में एक समय कम लगे, तो उस वजह से जो है ये विलुप्ति की ओर बढ़ रहा था। तो मैंने भी ऐपण सीखा था बचपन से अपनी मम्मी से, अपनी दादी से, नानी से। तो मुझे भी लगा कि क्यों ना अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए और ऐपण जो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है तो इस पे काम किया जाए। आज ज्योति की ऐपण कलाकृति देश विदेश में अपनी पहचान बना चुकी है।
जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो धीरे धीरे घर से ही मैंने शुरुआत करी थी अपने काम की। तो पहले छोटे मोटे ऑर्डर आते थे, जैसे रक्षाबंधन पे राखियां बना ली, दिवाली पे जो है वो ये करवा चौथ पे करवा चौथ की थालियां वगैरह बना ली। लेकिन फिर धीरे धीरे एग्जीबिशंस करे। 1-2 साल पहले विरासत में कुछ कस्टमर मुझसे जुड़े थे जो मुझसे अपना सामान लेकर के गए, अमेरिका तक पहुंचा। और कैटल जो हमारी ये पहाड़ी कैटल केतली है वो लंदन तक पहुंची है, और फ्रांस के भी कुछ कस्टमर्स वहां पे आए हुए थे। तो और बाकी यूके मार्ट में मेरी अपनी एक वेबसाइट है गुड़िया आर्ट करके, तो उसके थ्रू भी मेरे पास ऑर्डर आते हैं और विदेशों तक जाते हैं। अपनी लगातार साधना के जरिए ज्योति न सिर्फ सदियों पुरानी कला को संरक्षित कर रही हैं, बल्कि नई पीढ़ी को भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।